गिव योर 1 आवर टू मी एंड आई विल प्रॉमिस कि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो मेरे नोट्स में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ रिविजन एंड रिकॉल वीडियो, इट्स जस्ट अ वीडियो जहाँ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको किस तरीके से करना है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग। ठीक है, मैं भले ही दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स, मैं क्यों ना, बल्कि कोई टॉपर छोड़ो, स्वयं नारायण भी आके आपको नोट्स नहीं दे देंगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ जिसे कहते हैं ना, कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इस फर्स्ट पेज में ही अगर आप देखोगे ना, तो जो यूपी पीसीएस हमेशा से पूछता आ रहा है, या फिर आरओ पूछता आ रहा है, या फिर कोई भी पीसीएस पूछता आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें। अर्थ का शेप कैसा है, तो बेसिक्स ऑफ अर्थ से शुरुआत करते हैं। एंड हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन 100 में अगर आपको इनरोल करना है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके देख सकते हो। उसमें आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता लग जाएगा मिशन 100 में है क्या क्या। जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं, वीडियो क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ वो तो है ही, करंट अफेयर यूपीपीसी से रिलेटेड सब कुछ, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लस दृष्टि आईएएस। ठीक है, ये सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। सो नीचे दिए गए लिंक पर देख लेना। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक। सो बेसिक्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, कोई से कहता है ऑब्लीट स्फेरॉइड, कोई कहता है जियोइड शेप्ड है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कर्व्ड है, ऐसा प्रॉपर सर्कल नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है, ये हल्का सा चिपटा है। सो अभी क्यों है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, रोटेट जो करती है इस वजह से जो ईस्ट वेस्ट जो जो वो है इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, वो हमारा कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ ज़्यादा है। यानी ईस्ट वेस्ट जो बाउंड्री 1 2 7 5 6 ये आपको याद होनी चाहिए, 1 2 7 1 4 ये याद होनी चाहिए नॉर्थ साउथ। ठीक है, एंड इस रोटेशन की वजह से आप कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखता है, जिसकी वजह से अर्थ का शेप में थोड़ा बदलाव है ना। ये जो आपको पता लग गया। सो जो इक्वेटोरियल का हमारा डायमीटर है वो पोलर डायमीटर से ज़्यादा है, सिंपल। और इस पूरे साइंस को हम क्या बोलते हैं, जियोडेसी कहते हैं। ठीक है, और एक टर्म था, ठीक है, वो भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। कभी क्या आप क्वेश्चन मैपिंग में आप देखोगे फेस्टून्स एंड आर्किपेलागो आप देखोगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट का क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है, ऑर्डर क्या है वो यहाँ दे रखा है। एरिया वाइज क्या ऑर्डर है वो यहाँ दे रखा है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। अब लास्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है, सिंपल याद रख लो। दो तो एटलीस्ट याद रखो होंगे, एशिया अफ्रीका एशिया अफ्रीका। ठीक है, ऐसे करके याद करो, और ये याद होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये जो पूरा प्रॉपर जो सेगमेंट है वो हमारा 1 तारीख से चल रहा है, और अब हमारी 7 तारीख आ चुकी है जब ये वीडियो अपलोड होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और जो हमारे टारगेट्स है वो 5 तारीख तक खत्म हो जाने चाहिए थे। सो मैं उम्मीद करता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ आपका कवर हो चुका होगा। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ मिलता है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे साथ में। नाउ एक टॉपिक आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ है। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या क्या है, बेसिकली ये जो लाइन्स होती हैं ये वाली, ठीक है, ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब जरा इस बात को सोच के देखो ये किस तरीके से लाइन डिवाइड है ना, देखोगे तो आप समझ पाओगे। ये 0 डिग्री है हमारा इक्वेटर, ऊपर क्या है 90 डिग्री, ठीक है, नीचे क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। यानी कि 0 से 90, 0 से 90, सिंपल। 0 से 90 कितना हो गया, 90 लाइन्स बन जाएंगी, और फिर 0 से 90 साउथ में भी 90 लाइन्स बन जाएंगी। बट 0 डिग्री वाली लाइन क्या है, कॉमन है, इसलिए 180 -1 टोटल लाइन्स कितनी बनेंगी, 179 पैरेलल लाइन्स बनेंगी, सिंपल। और ये जो लाइन्स होती हैं 0 डिग्री वाली वो सब क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन दोनों के बीच ये जो दो लाइन्स हो गई, कोई भी दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये कितना होगा 111 किलोमीटर का। ठीक है, सो और ये जो लाइन्स होती हैं वो सीजन से रिलेटेड होती हैं। कैसे होती हैं, बेसिकली ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 23.5 नॉर्थ, ये रहा 23.5 साउथ। ठीक है, सन जो है 0 डिग्री पे होता है, साउथ में कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम जहाँ तक जाता है वो 23.5 है, नॉर्थ में आता है, फिर यहाँ इक्वेटर, फिर नीचे, फिर यहाँ इक्वेटर, फिर ऊपर। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। जब सन यहाँ पर है, साउथ में है, तो इंडिया में, इंडिया क्योंकि 23.5 से जाता है, सो इंडिया में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम। इंडिया में क्या चल रहा होगा, विंटर, सिंपल। और जब सन क्या होगा, ऊपर होगा, तो इंडिया में क्या चल रहा होगा, समर। सो ये सीजन्स को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है लैटिट्यूडनल लाइन्स आर रिलेटेड विद सीजन, यस दे आर रिलेटेड विद सीजन्स। सेकंड थिंग, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, बेसिकली आप देखोगे ये रहा एक हमारा ग्लोब, ये रहा 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम मेरिडियन जहाँ से आता है, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे, सिंपल। ठीक है, ना इसमें आप देखोगे क्या ये पैरेलल लाइन्स हैं, नहीं, ये 90 डिग्री पे क्या हो रही हैं, सब मिल रही हैं। सो क्या ये पैरेलल लाइन्स हैं, ना पैरेलल नहीं है। ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, सो इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी अलग अलग होगा। नाउ मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड्स कितने बन सकते हैं, 360। ठीक है, पैरेलल लाइन्स नहीं है, और दे आर रिलेटेड विद टाइम एंड डेट। बेसिकली क्या है, ये मान लो, ठीक है, सन यहाँ पर है,
इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, ये जापान है मान लो, इंडिया में क्या हो रहा है, सूरज उग रहा है, ठीक है। और मान लो थोड़ा अर्थ रोटेट कर गया और, ठीक है, अपने एक्सेस पर, फिर क्या होगा, रात होने लगेगी। तो दे आर रिलेटेड टाइम एंड डेट, ओके। सो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो 360 हो सकते हैं, याद रखना, क्योंकि जो प्रॉपर किसी भी सर्कल में जो एंगल बन सकते हैं वो ऐसे 360 बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे जो मैंने अभी बनाया जस्ट, ठीक है, ये रहा। सो ये रहा सर्कल आपका। अगर मैं इसी सर्कल को देखता हूँ तो जो मैंने अभी नीचे बनाया वो ये था सबसे पहले, ठीक है, ओके। बट इसी का अगर मैं टॉप एंगल आपको दिखाऊं तो वो किस इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी लाइंस बन सकते हैं किसी भी सर्कल में आप जानते हो, वो है 360। सो लाइंस कितनी बनेंगी, 360 लाइंस बनेंगी, 360 डिग्रीज होते हैं, 60 लाइंस, ओके। सो ये समझ में आ गया होगा। एक जो क्वेश्चन है वो अच्छा है, वो आपको याद रखना होगा, ग्रेटर सर्कल किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर सर्कल उसे कहते हैं जो पूरे किसी भी सर्कल को प्रॉपर हाफ में डिवाइड कर दे, बीच में से काट दे, ठीक है। सो क्या 0 डिग्री इक्वेटर हमारा बीच में से काट पा रहा है, यस। और बाकी जितनी भी लाइंस हैं क्या वो काट रही हैं, यस, वो भी एक बीच में से डिवाइड कर रही हैं ग्लोब को। सो ये लॉन्गिट्यूड जितने होते हैं वो, और इक्वेटर जो होता है, इनको हम ग्रेटर सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए बता रहा हूँ। फिर 3 टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, 4 टाइप के। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपकी किससे जा रही हैं, कौन सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन को कट कर रही हैं। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घना, ठीक है। वहीं आप बात करोगे, नीचे थोड़ा आओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कंट्रीज बना रखी हैं 23.5 साउथ की बना रखी हैं। उसमें कौन कौन है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, ये जो फ्रेंच पोलिनेशिया वाला पार्ट है, ये टोंगो दिख रहा होगा, फिजी दिख रहा होगा आपको। ये हम पार्ट कब करेंगे, ये हम पार्ट कवर करेंगे जब हम ओशियानिया कवर करेंगे। वो कब कवर करेंगे, मैपिंग के मिसलेनियस वाले पार्ट में, ठीक है। बाकी अफ्रीका, साउथ अमेरिका ये तो हो गया है। चिले, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है। उसके अलावा नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फिजी, ये सारी कंट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब आओगे, ठीक है, 23.5 नॉर्थ में, सो मैक्सिको मिल जाएगा, बहामास मिल जाएगा आपको, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, फिर माली, आपको अल्जीरिया मिल जाएगा, नाइजर मिल जाएगा, लीबिया मिल जाएगा, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, देन यूएई, ओमान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान, ठीक है। फिर आप नीचे थोड़ा आओगे 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पे आपको इक्वाडोर मिलेगा, कोलंबिया मिलेगा, ब्राज़ील मिलेगा, साओ टोमे एंड प्रिंसिपल मिलेगा, गैबॉन, फिर कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केनिया, सोमालिया। और यहाँ पर एक करेक्शन है, याद रखना, ये मलेशिया नहीं है, ये मालदीव्स है, ठीक है। फिर आपको इंडोनेशिया मिलेगा और किराबाटी आइलैंड्स, ठीक है। ये किराबाटी, फिजी आइलैंड्स, किराबाटी हो गया, फिजी हो गया, पोलिनेशिया हो गया, ये सब हम उसी में कर लेंगे, ओशियन में, ठीक है। और एक चीज़ रह गई थी, साओ टोमे एंड प्रिंसिपल एक आइलैंड है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। मैं इसे मेंशन करना भूल गया था, आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है। अफ्रीका वाली मैपिंग में मैं इसे मेंशन करना भूल गया था, तो याद रखना है इस बात को। नाउ टाइम एंड डेट का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर, ठीक है, टाइम एंड डेट कॉन्सेप्ट जो है, उसमें से क्वेश्चंस बनते थे पहले, अब भी बनते हैं, बनने की संभावना है। बट ऐसा हाल ही में बिल्कुल 1 आध साल में बने हो ऐसा कुछ नहीं दिखता, बट फिर भी करना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आप देखोगे कि 24 घंटे में जो हमारा सूरज है वो यानी जो अर्थ है वो प्रॉपर एक चक्कर रोटेट कर लेती है अपना आराम से, ठीक है। यानी कि अगर अर्थ के रेफरेंस में बात करोगे तो सूरज हमारा 24 घंटे में एक चक्कर मार लेता है, जिसका मतलब 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर जाती है। अगर 24 घंटे में 360 रोटेट कर रही है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 15 डिग्री, काटोगे तो 15 निकलेगा। और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट्स हो गए, तो 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, और 4 मिनट में कितना घूमेगा, 1 डिग्री। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कभी कोई कन्फ्यूजन क्या होता है, आप याद रख जाते हो कि 1 मिनट में 4 डिग्री घूमेगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं, 4 डिग्री में 1 मिनट है, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री है, ठीक है। नाउ सपोज करो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम मेरिडियन में है, ठीक है। उसके अगर आप अमेरिका की तरफ जाओगे, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो नाउ ठीक है, ये कुछ बन गया, ये यूके बन गया, ठीक है। और ये हमारा ये नॉर्थ अमेरिका और ये बन गया। यहाँ से गुजरता है लगभग मान लो ऐसे, रफ डायग्राम है तो मान लो ऐसे, ये 0 डिग्री
गुजर रहा है। तो इसके अगर इस तरफ जाओगे अमेरिका की तरफ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर टाइम आपका लूज़ होगा। और यहाँ से अगर इंडिया की तरफ जाओगे तो आपका टाइम क्या होगा, प्लस होगा। और इंडिया में जो डिग्री जाता है वो है 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है, ठीक है। तभी कहते हैं इंडिया जो है 5 घंटा 5.5 घंटा अहेड है ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से। नाउ 1884 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल डेटलाइन के लिए। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पास है। उसमें अगर देखोगे टाइम जोन्स डिवाइड किए गए थे। टाइम जोन्स में रशिया कितने हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स है, यूएसए में 5 टाइम जोन है, फ्रांस में 12 से 14 टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है, तो फ्रांस के पास है, ठीक है। अब आप कहोगे फ्रांस तो छोटी कंट्री है, नहीं छोटी कंट्री तो है, पर फ्रांस के बहुत बहुत अलग अलग जगह पर ओवरसी टेरिटरी है। जैसे कि आपने फ्रेंच गुयाना देखा था, वो भी एक ओवरसी टेरिटरी थी, ठीक है। नाउ इंडियन ग्रीनविच टाइम मेरिडियन की बात करते हैं तो 5 घंटे 5.5 घंटे ऐड है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर नैनी जगह है इलाहाबाद में, और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर, ये 2 जगह हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। किसी किसी जगह में आपको नैनी दिख जाएगा, किसी किसी जगह में मिर्ज़ापुर दिख जाएगा। अब बेसिकली इंडिया है, जस्ट सपोज करो ये रहा, ठीक है। अब कोई लॉन्गिट्यूड ऐसे जा रहा है तो मल्टीपल लोकेशंस होंगी, सीधी बात है। बट कुछ स्पेशल लोकेशंस है वो कभी कोई एनसीईआरटी में मेंशन होती हैं, किसी बुक्स में किसी नोट्स में मेंशन होती है, वो बता रहा हूँ आपको, तो आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। फिर ये जो टाइम जोन है बेसिकली आया कैसे, सो पहले चलता था चाय बागान टाइम जोन। बेसिकली ब्रिटिश जो थे वो असम में असम के टी प्लांट्स को उगाते थे, ठीक है। वो जो टाइम जोन था वो इंडियन टाइम जोन से भी 1 घंटा आगे था, मतलब वो 6.5 घंटे के आसपास का था। बट इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद उसको बंद कर दिया गया। और समय समय पर डिमांड उठी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखो चाय बागान टाइम जोन इंडिया से रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है, चाय के बागों से रिलेटेड है, चाय बागों चाय बागान, ठीक है, याद हो गया, ओके। बट एक और बात आप समझोगे, जब मैं 0 डिग्री की बात कर रहा था, 0 डिग्री पे क्या आके चेंज हो रहा है, टाइम। जब 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो वहाँ क्या चेंज हो रहा है, दिन, डे, ठीक है, डे या डेट कह लो, डेट चेंज हो रही है। सो 180 दिन या 180 डिग्री, इसको मैं अच्छे से समझाऊँ अगर, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो आप। थोड़ी मैपिंग देख लेना। नाउ नाउ जस्ट सपोज करो यहाँ से गुजरता है हमारे पास 0 डिग्री, यही तो था। बट यहाँ से गुजर रहा है हमारे पास क्या, 180 डिग्री। और अगर आपने ग्लोब को देखा होगा तो इसके इस तरफ भी वापस क्या है, अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। सो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूँ तो आप पाओगे कि यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे थे कि मैं 0 डिग्री के इस तरफ जा रहा था तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा था, नेगेटिव, और यहाँ पर इस तरफ जा रहा था तो ये पॉजिटिव जा रहा था, सिंपल। इंडिया क्या है, 530 प्लस है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री में, 180 डिग्री में भी अगर मैं अमेरिका की तरफ जाऊँगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, और इंडिया की तरफ जाऊँगा तो पॉजिटिव होगा। सो इसको बस इस तरीके से समझो कि मैं इंडिया की तरफ जा रहा हूँ तो पॉजिटिव हो रहा है, और अगर मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ तो नेगेटिव हो रहा है, सिंपल। अब इसको इस तरीके से समझोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा आपको रेफरेंस क्या लेना है, 180 डिग्री का, सिंपल। एक तो 0 डिग्री किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, और जो 180 डिग्री है वो किससे रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है। इस तरीके से करोगे तो बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड सिंपल एक और बात थी कि जो 180 डिग्री है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है। सो उसमें आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख जाएगा जो कि नॉर्थ अमेरिका वाली मैपिंग में हमने कवर करा, बेरिंग सी मिल जाएगा जो कि नॉर्थ अमेरिका वाली मैपिंग में कवर करा, चुकची सी मिल जाएगा जो कि नॉर्थ अमेरिका वाली मैपिंग में कवर करा, एंड पैसिफिक ओशन मिल जाएगा जो कि नॉर्थ अमेरिका वाली मैपिंग में कवर हुआ है। अगर आपको वो याद है मैपिंग तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लेना, कोई ऐसा कुछ महाभारत नहीं है, याद हो जाएगा। नाउ इसी के साथ अगर हम बात करें तो अर्थ भी अलग अलग हीट डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है, क्योंकि यहाँ तक जो सन का प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम हीट सरप्लस जोन, यहाँ पे हीट ज़्यादा है और यहाँ पर सन जाता नहीं है, हो ओवरहेड तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसको कहते हैं हीट डेफिसिट जोन, ठीक है। नाउ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जियो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, -90 से 90 डिग्री तक है, हमेशा होती रहती है। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डाउनवर्ड्स प्रोवाइड करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वाइस मतलब अपवर्ड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और जैसे कि आप ये देखोगे ये हमारा ग्लोब है तो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से ये है साउथ, ये है नॉर्थ पोल, और ये ग्लोब का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरीके से ये मैग्नेट है, ये कनाडा में है, ठीक है, यहाँ पर। सो अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू तुम्बा इन इंडिया, और ये रीज़न याद रखना आपको। और मैग्नेटिक पोल का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कहाँ है, नॉर्थ कनाडा में है। ना PYQs के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स रहे थे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ग्रेविटी, जियोथर्मल एनर्जी, रोटेशन, रिवोल्यूशन, प्लेट मूवमेंट्स। ये जो PYQs की बात कर रहा हूँ ये यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ना कि यूपीपीसीएस की, ठीक है। बट फिर भी एक बार इनको एक सरसरी निगाहों से ज़रूर देख लेना चाहिए पूर्वावलोकन से। ना इसके अलावा आपको सीजन वाला कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। सीजन वाले कंसेप्ट में सिंपल था कि समर सोलिस्टिस होता है, ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा और स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। ना अब इसको कैसे किस तरीके से आप याद रख सकते हो, हम उसको देखते हैं। बेसिकली जब भी 0 डिग्री पे सन होगा तो वहाँ पर इक्वली 23.5 पे जा रहा होगा नॉर्थ पे, मतलब नॉर्थ में हीट बराबर जा रही होगी और साउथ में भी बराबर जा रहा होगा, क्योंकि सन क्या है, बीचों बीच है, यानी कि वहाँ पर इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्विनॉक्स है, ठीक है। इक्वल है मतलब इक्विनॉक्स है, ठीक है। अब मान लो ये रहा 23 1/2, ऐसे याद रख लो। ये रहा 23.5 नॉर्थ, ये रहा 23.5 नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा 0 डिग्री। सन यहाँ पर है यानी इक्विनॉक्स, सन नॉर्थ में चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया इंडिया के लिए समर सोलिस्टिस, सन वापस आ गया इक्विनॉक्स, साउथ में आ गया विंटर सोलिस्टिस, नॉर्थ में आ गया इक्विनॉक्स, वापस नॉर्थ में आ गया और नॉर्थ में आ गया तो कहाँ, इसे कहेंगे समर सोलिस्टिस। तो इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है सीजन्स का। बट एक बात और याद रखना इंपॉर्टेंट कि इस पार्ट को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, बट इसमें से किसको इक्विनॉक्स बोलेंगे, किसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलेंगे, किसको ऑटम इक्विनॉक्स, ये क्या है बेसिकली। अगर जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इंडिया में समर सोलिस्टिस चल रहा है मान लो, ठीक है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, उस समय ऑटम होगा, ठीक है, सही है। और फिर इंडिया में जो 21 मार्च के समय क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है। सो ऐसे एस से समर, एस से स्प्रिंग, तो समर से पहले स्प्रिंग आएगा, समर के बाद स्प्रिंग नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। नाउ रोटेशन होता है डे एंड नाइट से रिलेटेड, रिवोल्यूशन होता है डे एंड नाइट की लेंथ और सीजन से रिलेटेड। नाउ ये सब पता है कि अर्थ इंक्लाइंड है 23.5 में। एपीहेलियन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 जुलाई को होता है। अर्थ और सन के बीच की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा दूर होती है। पेरिहेलियन क्या होता है, दूरी बहुत कम हो जाएगी। मिलानकोविच इफेक्ट क्या होता है, अर्थ के स्पिन की वजह से उसमें चेंजेस होने लगे, उसके एक्सेस में चेंज हुआ है, उसके शेप में चेंज हुआ है, ठीक है। सो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इफेक्ट है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है ये। डॉन एंड डस्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इक्वेटर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि शाम का समय, ठीक है, सुबह सुबह का जो मॉर्निंग होती है जहाँ पर सूरज बहुत हल्का से निकला होता है उसे कहते हैं, ठीक है। और एक शाम का समय है जहाँ पर मतलब सूरज जस्ट डूबने वाला है, तो इन समय को बोलते हैं डॉन एंड डस्ट, ठीक है। तो ये इक्वेटर पे कैसे होगा, सबसे कम समय के लिए होता है। टेम्परेट रीजन्स में थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे क्या होता है, जो हमारा जैसे इस तरीके से आप देखोगे, ये रहा हॉरिजन, ठीक है, ये आप खड़े हो, ठीक है, आप देखोगे सन हमेशा इतना ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और 6-6 महीने तक तो अंधेरा ही रहता है। और वहीं बात करें, अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटर की, तो लगभग साल में 2 बार तो आपका इक्वेटर सर के ऊपर रहता है सन, ठीक है। नाउ सोलिस्टिस मतलब सीजन, इक्विनॉक्स मतलब इक्विनॉक्स, इक्वल। नाउ ये तो ट्रिक मैंने अभी आपको समझाई भी थी। पोल्स पे क्या होता है, सन जिस जगह पर होगा, जिस हेमिस्फेयर पे होगा, ठीक है, उस पोल पर दिन और रात होगी, सिंपल, ठीक है। मतलब सन अगर नॉर्थ पे है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर पे क्या होगा, दिन बड़े होंगे, ठीक है। आप देखो होगा कि गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े होने लगते हैं, रात में, ठंडों में क्या होता है, रात बड़े होने लगती हैं। ये क्यों होता है, अब दिन और रात बेसिकली कंसेप्ट क्या है, दिन और रात ये है कि सन कितनी देर तक प्रेजेंट है, ठीक है। जितनी देर तक सूरज होगा उतनी देर तक क्या होगा, दिन होगा, सिंपल बात। अब सन जो है वो नॉर्थ में है, यानी कि नॉर्थ में क्या है, गर्मी, एंड गर्मियों में आप जानते क्या है, दिन बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। सूरज अगर इक्वेटर पे होगा तो पोल्स पर, ठीक है, 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रातें होगी। मतलब सूरज अगर इस तरफ है 0 डिग्री पर, तो ये जो 90 डिग्री पोल्स है, यहाँ पर क्या होगा, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ठीक है। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि 23.5 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वापस 23.5 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सूरज एक साल में क्या क्या होगा, सूरज यहाँ पर आएगा, मतलब स्प्रिंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका दूसरा सीज़न, ठीक है। मान लो वो आ गया, समर आ गया हमारे पास। ये स्प्रिंग जो पहले आता है उसके बाद क्या आता है, समर आता है। फिर वापस क्या आएगा, ऑटम आएगा। ऑटम के बाद क्या आएगा, विंटर। विंटर के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग। पर यहाँ साल क्या हो जाएगा, अगला साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे साल में जो सूरज होता है वो कितनी बार गया, 0 डिग्री पर रहा एक बार गया, वापस 23.5 पे रहा, फिर नीचे 0 डिग्री पे आएगा, उसके नीचे वापस क्या आ जाएगा, 23.5 पे गया। ये तो पूरी साइकिल है सन की। नाउ इस सूरज की इस पूरी साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ, इस साइकिल में एक बात आप जो नोटिस करोगे वो ये कि सूरज ने इक्वेटर को 2 बार टच किया,
ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बट वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तो उसने 23.5 को एक बार टच किया और यहाँ पर भी एक बार टच किया, बट जो बीच में जितना भी पॉइंट्स थे उनको सबको दो दो बार टच किया है, ठीक है। एंड 23.5 के बाद तो वो गया ही नहीं, ठीक है। कोई पूछता है 24.5 को, 24 को कितनी बार टच किया, तो 24 को एक बार भी टच नहीं किया। 25 को कितनी बार टच किया, एक बार भी नहीं किया, ठीक है। 22 को कितनी बार किया, दो बार किया। 23 को कितनी बार किया, दो बार किया। 23.44 को कितनी बार किया, दो बार किया। 23.5 को कितनी बार किया, एक बार किया, ठीक है। 0 डिग्री को कितनी बार किया, दो बार टच करेगा सन, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ एक और चीज़ आती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। वो सर्कल जो अर्थ को और डे और नाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये आ चुका है क्वेश्चन। सो इसके साथ पहला पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं टॉपिक 1, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपने पहले ही पढ़े होंगे, सो वही चीज़ है। बेसिकली अर्थ जो होती है आप जानते हो, उसमें अर्थ में क्रस्ट होती है, मेंटल होता है, कोर होता है, और ये जो किससे बने होते हैं, तो सियाल सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकल फेरस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे ये बात। इसमें जो मेंटल वाला पार्ट है वो अर्थ का पूरा 84 से 85% है, कोर जो है 13-14% है, और क्रस्ट सिर्फ 11% है। और ये जो 11% क्रस्ट होती है वो 34 किलोमीटर मोटी होती है एवरेज में, और 34 से लेकर 2900 किलोमीटर की जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो किससे कवर्ड होती है, वो होती है मेंटल से कवर्ड। और बाकी जो बचा हुआ 637 तक वो होता है कोर से कवर्ड, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे सन के, अर्थ के, तो आपको जानते हो कि हीट टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर का रीज़न क्या है बढ़ने का, वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बढ़ना, ठीक है। और टेम्परेचर की जो बढ़ने की गति है वो क्या है, 32 मीटर, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बट आप जानते हो इस बात को कि टेम्परेचर बढ़ता है, पर जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा वैसे वैसे रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आते आते 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बट यहाँ से यहाँ तक जाते हो सकता है मुझे 32 किलोमीटर लग जाए, ठीक है, उस 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आपने दूध खौलाना है, ठीक है। मम्मी ने कहा आपसे कि दूध उबाल दो, ठीक है, आपने गैस पर रख दिया दूध उबलने को, बट है क्या सिस्टम, अब सिस्टम ये है कि दूध उबल रहा है, वो शुरुआती 0 से लेके मान लो हो सकता है 50 डिग्री तक का टेम्परेचर बहुत बहुत तेज़ी से गेन कर लेगा, ठीक है। बट 50 से लेके 80 तक तो उसे नानी याद आ जाएगी, और 80 से लेके 100 तक का टेम्परेचर गेन करने में उसे हो सकता है घंटों लग जाए, ठीक है। सो यही कंसेप्ट हर जगह चलता है, ठीक है। नाउ इसी को थोड़ा और डेप्थ में खोलते हैं कि सिस्टम है क्या। ये रहा हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। क्रस्ट में, ये तो क्रस्ट था इतना प्रॉपर, क्रस्ट के में थोड़ा जो मेंटल का ऊपरी भाग है यानी अपर मेंटल हम जिसे कहते हैं वो भी आ गया, ठीक है। उस अपर मेंटल का कुछ हिस्सा है, याद रखना, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसमें क्रस्ट भी होगा, अपर मेंटल का हिस्सा भी होगा। वहीं पर जो अपर मेंटल का हिस्सा जो क्रस्ट उसमें लिथोस्फीयर भी नहीं गया, बच गया, उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और ये बेसिकली सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। यहीं से लावा निकलता है, ठीक है, ऐसे लावा बाहर जो आता है वो ऐसे आता है, यहीं से आता है, इसी रीजन से आता है, उसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और ये अपर मेंटल से बना होता है ना। एक बात और, अच्छा ठीक है, ये सेमी सॉलिड है पर ये लिक्विड क्यों नहीं है जब लावा है तो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा है पर साथ ही साथ ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर था वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ लोअर मेंटल की बात करता हूँ, लोअर मेंटल को हम मेसोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से लगने वाला प्रेशर अब मेंटल का भी बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए बहुत प्रेशर होने की वजह से ही क्या हो गया, थोड़ा रिजिड हो गया है, थोड़ा और हार्ड हो गया है। बट अगर आप और नीचे जाओगे, ठीक है, कोर में, कोर का जो बाहर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं आउटर बेरिस्फीयर, ठीक है, वो प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ मिलते हैं जैसे कि फेरस मिनरल्स मिलते हैं, सिलिका जो ऊपर मिल रहा था सीमा सियाल के फॉर्म में वो नहीं मिलेगा, अब नीफे मिलेगा, NiFe निकल फेरस, जो कि अभी ऊपर हमने देखा। सो नीफे जो मिलेगा कंपेरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट सिलिका का ज़्यादा होता है फेरस से, ठीक है, और कोर में ये कॉमन है, ठीक है, और क्रस्ट में सिलिका कॉमन है, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ इनर कोर में, इनर कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पूरे पृथ्वी का प्रेशर एक ही जगह लगता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, और इसको कहते हैं इनर बेरिस्फीयर, ठीक है। सो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप समझ गए। बाकी इसके अलावा कुछ कुछ सिंपल चीज़ें हैं कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, सोर्सेज क्या है इन सबके, ये NCERT के नोट्स से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप बात करोगे तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं क्रस्ट में और पूरे पूरे अर्थ पर, ठीक है। सो वो सब लिखा हुआ है, वो आप याद कर लेना। नाउ एक जो टॉपिक बनता है वो है अर्थक्वेक और उसके टाइप्स का, ठीक है। नाउ अर्थक्वेक को आप क्वेक भी बोलते हो, ट्रेमर भी बोलते हो, ट्रेम्बलर भी बोलते हो, ये अलग अलग नाम है जो कि रीजनिंग कहीं नहीं, सेकंड माइक थोड़ा चेंज हो गया, हेलो, ओके आवाज़ आ रही है ना।
सो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के दूसरे नाम से क्वेक हो गया, ट्रेमर हो गया, ट्रेम्बलर हो गया। सो इनके जो नाम है, ठीक है, ये जो नाम है अलग अलग जगह कहे जाते हैं, तो मैंने एक जगह समेट के लिख दिए हैं, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए अगर पूछता है ट्रेम्बलर क्या होता है। ना अर्थक्वेक को डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक में बेसिकली आप देखोगे ये अर्थ है, हमारे अर्थ का एक पार्ट मैंने बना रखा है, पिज्जा, बस समझना है इसे प्लीज़। सो बीच का हिस्सा जहाँ पर अर्थक्वेक हिट करा है सबसे पहले, उसको कहते हैं फोकस। फोकस की जगह उसका दूसरा नाम है हाइपोसेंटर, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर जहाँ ओरिजिन हुआ है वहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। और इसी से जो सबसे परपेंडिकुलरली जो सबसे पास जगह होगी वहाँ पर अर्थक्वेक सबसे पहले हिट करेगा, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। वो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर अर्थक्वेक की वेव्स हिट करती हैं। अब वेव्स की बात आई है तो आपको वेव्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पता होनी चाहिए। पहला होता है सीज़मिक वेव्स, दूसरा होता है, उस सीज़मिक वेव्स में भी बॉडी वेव्स होता है, और दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव में पी वेव हो गई, एस वेव हो गई। सरफेस वेव में आपको एल वेव हो गई और आर वेव हो गई। ये सब क्या होती हैं? पी वेव का पूरा नाम है प्राइमरी वेव्स। सबसे पहले ये पहुँचती हैं, प्राइमरी नाम ही है, तो इनकी स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि प्राइमरी वेव की सेकेंडरी वेव से भी ज़्यादा स्पीड होती है, नाम से पता लग रहा है। वेव की डायरेक्शन की बात करोगे तो जो भी इनका डायरेक्शन होगा वो पैरेलल चलता है। फॉर एग्जांपल वेव ऐसे चलेगी तो इस तरीके से ऐसे चलता है, और ये जो बनाते हैं एक्सपेंशन कंप्रेशन के फॉर्म में चलते हैं, वाइब्रेशन जो है इनके, ठीक है। और इनकी जो रिजेंबलेंस है वो किसकी तरह है, प्रेशर एंड साउंड वेव्स की तरह है, आपको याद रखना है। उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। स्पीड क्या है, 8-9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है इनकी, और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। नाउ फिर आता है हमारे पास एस वेव्स। एस वेव जो होती हैं वो पी वेव के जस्ट बाद पहुंचती हैं। इनकी स्पीड थोड़ी कम है, 4-5 किलोमीटर पर सेकंड। वेव की जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है, ठीक है। सो ये इस तरीके से चलती है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे पानी में रिपल्स होते हैं, लाइट वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई, उस टाइप से। सो लॉन्गिट्यूडल वेव्स कौन सी होती है, पी वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, एस वेव। सो पी वेव कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव हो गई, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, सो पी क्यू आर एस टी, एस टी साथ में आ गया ना। सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स वेव, सेकेंडरी ट्रांसवर्स दोनों एक ही बात है। अब प्राइमरी वेव और उससे पहले क्या रह गया, वो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल रह गया। सो याद रख लो ऐसे। अब इनका बेसिकली एक चार्ट होता है कि भाई ये जो पूरा फॉर्मेट है पी वेव का शेडो जोन। सो क्वेश्चन पूछता है पी वेव का शेडो जोन कितना है, तो 105 से 140 डिग्री के बीच में। और एस वेव का शेडो जोन कितना है, 105 से 105 डिग्री के बीच में। मतलब ये जो प्रॉपर शेडो जोन है यहाँ पर एस वेव हिट नहीं करेगी, अगर एस वेव का ओरिजिन यहाँ पर हुआ है। और पी वेव कहाँ हिट नहीं करेगी, 105 से 140 तक हिट नहीं करेगी। अगर डिग्री वाइज पूछता है तो आपको क्या लिखना है, डिग्री वाइज अगर आप बात करोगे तो 105 से 140 कितना हो गया, 70 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है। 35 डिग्री एक तरफ का हो गया, बट इस तरफ का भी तो 35 डिग्री हुआ, टोटल कितना होगा 70 डिग्री। बट यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 105 से 105 डिग्री, ठीक है, तो वहाँ पर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके लिखोगे, ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं, तो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, सीस्मोग्राफ है, मर्करी स्केल, और मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल है, ये याद रखना। फिर इससे रिलेटेड कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप देख सकते हो। फिर दो वेव और थी, एल वेव, जिसे लव वेव कहते हैं, और आर वेव जिसे रिले वेव्स कहते हैं। बेसिकली पी वेव, एस वेव, एल वेव्स, आर वेव, सबसे सबसे जल्दी कौन आती है, पी वेव। सबसे बाद में कौन आएगी और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन बनाएगी, वो है आर वेव, ये याद रखना। सो बॉडी वेव जो होती है वो बॉडी वेव्स जो होती हैं वो पहले आती हैं सरफेस वेव के। सरफेस वेव जो होती हैं सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स होती हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वो सरफेस पे ही होता है, ठीक है। और इनको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ठीक है ना। कैसे चलती है तो इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, और एक बार इसका एनिमेशन देख लेना यूट्यूब पे, आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये बॉडी वेव से स्लो होती हैं बट आर वेव से फास्टर होती हैं। कॉज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द अर्थ, मतलब जो पूरा अर्थ है वो इस तरीके से ऐसे वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है। फिर रेले वेव, जैसे सांप चलता है ना, सांप जा तो आगे रहा है बट कभी उसकी कमर इधर जाएगी, कभी इधर कभी इधर, ठीक है, तो इस तरीके से। सो फिर ये इलेप्टिकल मोशन है, ठीक है, मतलब ऐसे घूमता रहेगा, जैसे कि समुद्र के अंदर लहरें चलती हैं, घूमते रहती हैं, तो वो है रेले वेव्स का टाइप। फिर बीच में आपको कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ याद रखनी है, कोनरोड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ठीक है। ये आपको कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। आप याद रखने की कोई ट्रिक है तो हाँ मैं दे रहा हूँ, अब ट्रिक लो सर, ट्रिक ले लो। का म र गुल, पाकिस्तान का एक प्लेयर था, इसका नाम था उमर गुल, और ये मेरा भाई है, उसका नाम क्या है, कमर गुल, ठीक है। सो पाकिस्तानी प्लेयर का भाई का नाम क्या है, कमर गुल। का से कोनरोड, माँ से मोहो, रा से रपेटी, बू से गुटेनबर्ग, ल से लेहमैन। सिंपल हो गया याद। अब किस किस के बीच में, सिंपल बात है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के भी दो पार्ट, इनर, वो सॉरी अपर इनर। मेंटल के भी दो पार्ट, अपर इनर। कोर के भी दो पार्ट, अपर इनर या आउटर इनर जिसे कह लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 5। सो का मा रा गोल ल, ऐसे याद रख लो। कोनरोड, मोहो, रपेटी, गुटेनबर्ग, लेमैन। फिर
कुछ मैंने थ्योरीज थी वो आपको याद होनी चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ठीक है। अब इसको मैं कराने बैठने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इसको आपने उम्मीद करता हूँ ढंग से पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं, ठीक है। फिर दूसरा था हमारे पास कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इनके नाम याद रखना कि किस किसने इसको दिया है। जैसे कि आर्थर होम्स ने कैसे दिया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को, हैरी हेस ने कैसे दिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। फिर वहीं वैगनर का नाम किससे रिलेटेड है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक को देने वाले कौन है, सो मैकेंजी एंड पार्कर हैं, और बाद में मॉर्गन का भी नाम इससे उठता है। तो इस तरीके से आप नाम याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात होती है तो 3 टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट मूवमेंट होते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक एंड ओशियनिक ओशियनिक, ठीक है। नाउ 2 प्लेटें हैं, ठीक। अब देखो जैसे इंडिया है आज का, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। बट पैसिफिक ओशन की बात करूँ, वो क्या है, वो क्या है, एक ओशन का हिस्सा है। सो वो प्लेट, ठीक है, वो क्रस्ट का हिस्सा जो कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो क्रस्ट का हिस्सा जो ओशन में है वो ओशनिक प्लेट हो गया। सिंपल एंड वेरी क्लियर। नाउ एक बात समझो, और अभी फिर से ध्यान से समझो, ये जो कॉन्टिनेंटल होती है, ठीक है, वो बनती है मिलके सी आल से, और ओशियनिक जो होती है वो बनती है सीमा से, ठीक है। सियाल सीमा, सियाल सीमा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखो देखो मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी बनाई थी, सीमा से बनती है ओशनिक क्रस्ट। इसका रीज़न क्या है, देखो ये रहा ओशन का फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर आ जाती है मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। मिड ओशियनिक रिज में क्या है, ये धरती एक तरफ, ये इस तरफ जा रही है, ये वाली प्लेट, और ये वाली प्लेट इस तरफ जा रही है। तो बीच में से जो मैग्मा होगा एस्थेनोस्फीयर पे, वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। और ये फिर पूरा पूरा प्लेट बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा मैग्मा, और फिर प्लेट बनते जाएगी। तो इसीलिए ये जो एस्थेनोस्फीयर से आ रही थी, यानी कि इस वाले रीजन से आ रही थी, इस वाले रीजन का मतलब है मेंटल से आ रही थी, तो ये क्या आएगी, सीमा आएगा, मिलके सीमा आएंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है सियाल से, और ओशनिक क्रस्ट जो बनती है वो सीमा से, क्योंकि यहाँ से मिड ओशनिक क्रस्ट की वजह से ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ नाउ सिंपल सिंपल बेसिक बातें जो आपको समझने वाली है उनको समझ लो, बस बात खत्म। देखो कुछ भी समझ में ना आए इसको रट लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सिंपल। बट समझने की कोशिश करते हैं। ओशनिक क्रस्ट प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये ओशन है सीमा, और ये कॉन्टिनेंट है। आप जानते हो कि जो सीमा है, ठीक है, सिलिका मैग्नीशियम, ये थोड़ा भारी होता है। ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, ज़्यादा डेंस होती है और ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है। इसकी वजह से जब भी इन दोनों में टकराव होगा तो जो भारी होगा वही तो नीचे आएगा, सीधी बात है। जो हल्का होगा वो तो उठ जाएगा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ऊपर उठ जाती है, वहीं ओशनिक क्रस्ट नीचे आती है। नीचे कहाँ तक जाती है, वहाँ तक जाते रहती है जब तक ये धंसना खत्म ना हो जाए। और फिर एक रीज़न आता है जिसे कहते हैं बेनी ऑफ जोन। ये लिखना भूल गया, ये काट दिया गलती से मैंने, और ये बेनी ऑफ जोन होता है इस रीजन का नाम। बेसिकली बेनी ऑफ जोन उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर एस्थेनोस्फीयर में प्लेट घुस जाती है, और वहाँ से प्लेट जो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। जब प्लेट यहाँ मेल्ट होगी, धीरे धीरे लिक्विड बनेगा। लिक्विड की वजह से यहाँ प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर रिलीज होगा। रिलीज होने के लिए यहाँ पर जो प्लेट है कॉन्टिनेंटल वाली, उस प्लेट को फाड़ के क्या बनने लग जाएंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। बट आप देखोगे क्योंकि कॉन्टिनेंट था, कॉन्टिनेंट में क्या होती है, सॉइल होती है। वो सॉइल क्या होगी, एक तरफ से ये प्लेट आई, एक ये प्लेट है, बीच में क्या है, सॉइल है, मान लो, इस तरीके से याद रखो। तो जब ये प्लेट और पास आएगी, ये सॉइल क्या होगी, थोड़ी थोड़ी उड़ जाएगी, और पास आएगी, और पास आएगी, सॉइल और उड़ जाएगी। इसे कहते हैं जियोसिंक्लाइन, सेडिमेंट एंड जियोसिंक्लाइन। तो ये जो माउंटेन्स बनेंगे इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, अरावली, एप्लेशियंस, ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन, या फिर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में जो माउंटेन्स हमने देखे थे, ठीक है, वो सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब सोचोगे भाई अरावली कैसे बना, अरावली के आसपास तो कुछ ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता नहीं है। सो बेसिकली बहुत साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड आई थिंक 320 मिलियन ईयर्स अगो, उस समय अर्थ, इंडिया जो था वो आज की लोकेशन पे नहीं था। आप जानते हो 70 बिलियन ईयर्स अगो तो इंडिया साउथ में था, और फिर ऊपर आना स्टार्ट करा है। वो अफ्रीका से रिलेटेड था, ठीक है, पास में मेडागास्कर वाले रीजन के पास, ठीक है। सो वहाँ पर था। सो इस प्लेट पे जैसे कि मान लो ये रहा, ठीक है, ये मान लो ये 0 डिग्री है, जस्ट मान लो ऐसे ही आप प्लीज़, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये मेडागास्कर और यह इंडिया लगा हुआ है। ये जो इंडिया यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये हो गया इंडिया का राजस्थान वाला रीजन जो आज है। सो वो इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है। सो क्योंकि ज्वाइन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, माउंटेन्स बनेंगे। माउंटेन्स कौन से बने, अरावली। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम था, ठीक है। नाउ
यहाँ पर क्या हो रहा है, ओशन क्रस्ट आपको देखा नीचे गई क्योंकि वो हैवी थी। अब बात करते हैं दोनों प्लेट अगर ओशिनिक ओशिनिक है तो कौन सी नीचे आएगी, तो ओशिनिक ओशिनिक जो प्लेट होगी वो नीचे कौन सी आएगी, नीचे वो प्लेट जाएगी जहाँ पर क्या होगा, जो ज़्यादा भारी होगी। सीधी बात, कौन सी भारी होगी ये हमें मैटर नहीं करता, बट जाएगी वही नीचे जो कि ज़्यादा भारी होगी। जस्ट सपोज करो ओशनिक प्लेट 1 जो थी वो ज़्यादा भारी थी, वो नीचे चले गई। तो आइलैंड्स कहाँ देखने को मिलेंगे, क्या ओशनिक प्लेट 1 में देखने को मिलेंगे ना, वो कहाँ मिलेंगे, ओशनिक प्लेट 2 में। क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगी, मेल्ट होगी, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने से क्या होगा, इधर ये जो प्लेट को फाड़ के वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। और यही वॉल्केनिक माउंटेन्स अगर पानी के ऊपर आने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, आइलैंड्स बोलेंगे, आर्किपेलागोस बोलेंगे, सी माउंटेन्स बोलेंगे। ठीक है, पानी के नीचे रह गए तो उसे ग्योर्ड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो कि जिनके नाम हम कहाँ देखेंगे, ओशिनोग्राफी वाली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सो सिंपल। और एक बात और, क्या यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे ना, इसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्स नहीं थे। सेडिमेंट्स कहाँ होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होते हैं। ठीक है भाई, मैं कॉन्टिनेंटल की बात करता हूँ, तो ये जब पास आएंगे तो यहाँ पर क्या आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी प्लेट इतनी भारी नहीं थी कि वो नीचे तक जाए, वो सब वहीं प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, बाकी आपको प्लेटीज और ये सबको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्लेट्यूज की वजह से, क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर ज्यूसिंक्लाइन होगा, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख लेना, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी हो गया। यहाँ पर कुछ कुछ प्लेट्स हैं, इनके नाम है, अरेबियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट, मिड ओशियन रिज हो गया जो मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, एशियन पैसिफिक राइज। इन सब की लोकेशन आपको देखना है, खासकर नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, एवोल्यूशन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये 4 तो पूछ ही चुका है। ठीक है, और कौन कौन सी प्लेट इंपॉर्टेंट है वो सब लिस्ट है। ठीक है, जिसमें 7 क्या है मेजर प्लेट्स हैं अर्थ की, और 13 क्या है बहुत ही माइनर प्लेट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रखना। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं बेसिकली, अब मान लो कोई प्लेट है, वो उसका एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, तो वो बीच में से क्या होगी, फट जाएगी। ठीक है, अब कोई भी प्लेट बीच में से फटेगी तो देयर इज अ चांस के बाद में क्या होगा, मान लो ये प्लेट थी, ठीक है, अब इसमें से दरार आने लगेगी, दरार आएगी, क्या होगा, ये हिस्सा धंस जाएगा। सिंपल। तो ये क्या होंगे, ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे, जैसे रिफ्ट वैली बन सकती है, ब्लॉक माउंटेन्स बन सकते हैं, मिड ओशियन रिज बन सकती है, समुद्र के नीचे हो रहा है तो। ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। अब इसे कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं, रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्टिव का रीज़न ये है कि जब मिड ओशियनिक रिज में आप देखोगे कि ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, तो बीच में से क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा तो ये प्लेट और बनेगी, एक्स्ट्रा प्लेट बनती रहेगी। ठीक है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। फिर ट्रांसफॉर्म या ट्रांसकरेंट बाउंड्रीज के फॉल्ट क्या होते हैं, तो बेसिकली कोई भी प्लेट जब दूर जा रही होती है तो वो ऐसे दूर नहीं जाती अपने हिसाब से, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न में दूर जाएगी। तो मान लो ये दूर जा रही है प्लेट, ठीक है, तो इस वाले हिस्से पे आप देखोगे ये हिस्सा दूर जा रहा है, बट ये वाला जो हिस्सा हो रहा है, ये वाला, ये ना तो ये दूर जा रहा है ऐसे, ना कुछ जा रहा है, तो ये जो हिस्सा ऐसे जाएगा और ये ऐसे, ये एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। अब मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ, ऐसे लेके जाऊँ, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन टाइप का क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक तो होगा, बट ऐसा कुछ भी फोल्ड माउंटेन्स या वॉल्केनिक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसकरेंट फॉल्ट्स। ठीक है, वॉल्केनो कुछ नहीं है, बट हाँ डिस्ट्रक्टिव तो होगा। नाउ वॉल्केनो की बात करते हैं, वॉल्केनो से लैंडफॉर्म क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा वो होता है जो अर्थ के बाहर आ गया, एंड सॉरी लावा वो होता है जो अर्थ के बाहर आ चुका है, मैग्मा क्या है जो अर्थ के अंदर है। ठीक है, नाउ अब वॉल्केनिक इरप्शंस की बात करते हैं, वॉल्केनो कैसे बन सकता है। बेसिकली आप देखते हो कि अर्थ की प्लेट दूर जा रही है तो नीचे से मैंने कहा मैग्मा आ सकता है, उसे कहते हैं फिशर इरप्शन, डाइवर्जेंस की वजह से होता है। एंड अगर प्लेट जब नीचे आ रही है तो बेनियो जोन में जाके उसमें क्या होगा, उसे इरप्शन बोलेंगे, उसे सेंट्रली इरप्शन बोलेंगे। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, तो फिशर इरप्शन हो सकता है और सेंट्रल इरप्शन हो सकता है। ठीक है, डन। बट इरप्शन कब हुआ था, कौन से समय में हुआ था, उस हिसाब से एक्टिव हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है और एक्सटिंक्ट हो सकता है। कोई भी वॉल्केनो एक्टिव होगा तो मतलब हो सकता है कि उसमें पास्ट में इरप्शन हुआ हो, यस। क्या उसमें आज इरप्शन हो रहा है, यस। क्या उसमें फ्यूचर में हो सकता है, यस। ठीक है, तीनों। कोई भी वॉल्केनो अगर डोरमेंट है तो उसमें अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा, पास्ट में हुआ था और फ्यूचर में हो सकता है। कोई भी वॉल्केनो अगर एक्सटिंक्ट हो चुका है तो उसमें पास्ट में हुआ करता था बट आज नहीं हो रहा है और ना ही आने वाले समय में कोई संभावना है। इस तरीके से याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट दे रखें, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में पूछता रहता है क्वेश्चन में। गैलापागोस आइलैंड मैंने आपसे पूछा भी था। ठीक है, यहाँ ऑलिव रिडली टर्टल पाए जाते हैं। ठीक है, हवाई आइलैंड्स ये कहाँ हैं, यूएसए के हैं। रिंग ऑफ फायर प्रॉपर क्या है, इसका लोकेशन कौन सा पैसिफिक ओशन में है, ये पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना ना। ये आप देखोगे तो एक वॉल्केनो मैंने बना रखा है। ठीक है, सिंपल। वॉल्केनो में जहाँ से मैग्मा आ रहा है उसको बोलते हैं वेंट। ठीक है, और जो उसका मुंह है उसको बोलते हैं क्रेटर। सिंपल। यही मुंह अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं कैल्डेरा। ये भी याद हो गया। पहले याद रखो, जो हिस्सा जो उसका गला है उसको बोलते हैं वेंट। मुंह अगर थोड़ा छोटा है तो उसको बोलेंगे क्रेटर, मुंह अगर थोड़ा बड़ा है उसको बोलेंगे कैल्डेरा। सिंपल, कैल्डेरा। ठीक है, नाउ इसी में जब वॉल्केनो फटता है तो बीच में ऊपर ऊपर क्या होंगे, कुछ कुछ
मैग्मा के छींटे जाएंगे, वो छींटे हो जाएंगे ऊपर ही, जैसे कि मैग्मा फटा, उसमें कुछ कुछ छींटे गए ऐसे बाहर बाहर, कुछ कुछ ऐसे हिस्से होंगे मैग्मा के, कुछ ड्रॉपलेट्स होंगे जो हवा में ही सॉलिडिफाई हो जाएंगे, रॉक्स बन जाएंगे, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। सो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम, टेफ्रा बोलते हैं। टेफ्रा याद रखना, ये टर्म है टेफ्रा, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब टेफ्रा में क्या क्या होता है, इसी में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, रॉक पार्टिकल्स भी होंगे, ये सब होंगे, ठीक है। इसमें वॉल्केनिक बॉम्ब्स होंगे, लावा बॉम्ब जो मैंने अभी बताया था, जिसकी 64 मिलीमीटर से ज़्यादा होंगे, उसे वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहेंगे, ठीक है ना। जो मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया हवा में, उसको बोलते हैं सिंडर। और उस मैग्मा के साथ साथ क्या क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, रॉक पार्टिकल्स होंगे अलग अलग, तो उसे बोलेंगे टेफ्रा, ठीक है, याद रखना। फिर अब अगर लावा बह रहा था, ठीक है, उस लावा में क्या हुआ, हल्का सा कहीं से मड आ गया, पानी मिल गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, हल्का सा बहुत ही ऐसे पानी की तरह बहने लगेगा, ठीक है, दलदल की तरह, तो उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो ऑफ लावा, जैसे लहर बोलते हैं, ठीक है, मड टाइप फ्लो ऑफ लावा। वॉल्केनिक प्लग क्या है या नेक क्या है, वेंट, ठीक है, यही वाला हिस्सा, ये वॉल्केनिक प्लग कहलाता है। नाउ लावा के टाइप हो सकते हैं दो, एसिडिक और बेसिक लावा, ठीक है। अब एसिडिक लावा को हम एंडेस्टिक कंपोजिट या स्ट्रेटोवोल्केनिक लावा भी बोलते हैं, बेसिक लावा को हम शील्ड या बेसल्टिक लावा भी बोलते हैं। एसिडिक लावा से क्या बनेगा, एसिडिक इग्नियस रॉक। बेसिक लावा से क्या बनेगा, बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक लावा वो लावा है जिसमें सिलिका ज़्यादा है, बेसिक लावा वो लावा है जिसमें सिलिका कम है। इस तरीके से आप दोनों को याद रख लेना, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप के होंगे, ठीक है। एसिडिक लावा में फ्लो क्या होगा, स्लो होगा, जहाँ स्लो फ्लो होगा वहाँ पर क्या होगा, हाइट ज़्यादा होगी। बेसिक लावा में फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सिलिका क्या था, कम था, सिलिका कम है इसलिए फ्लो ज़्यादा है। इस तरीके से याद रखो। फिर इस तरीके से जो प्रॉपर पूरा है वो यहाँ बना रखा है मैंने, देख लेना एक बार आप, ठीक है। बाकी आप देखोगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि जो इंट्रूसिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे अगर जमा हो गया तो उसे बैथोलिथ कहते हैं, अगर ऐसे ही जमा हो गया प्रॉपर डोम शेप्ड में। फिर लोपोलिथ ऐसे इस तरीके से जमा हो गया क्रिस्टल शेप में, और कॉन्वेक्स शेप में जमा हो गया तो लेकोलिथ कहेंगे। और मान लो जब आपने बॉल है, बॉल को फेंका, बॉल को फेंका तो वो टप्पा खाएगा वापस होएगा, टप्पा खाएगा वापस आएगा, टप्पा खाएगा वापस आएगा, तो फैकोलिथ, बॉल को फेंका फैकोलिथ। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ये बनेंगे। डाइक क्या होगा, इस तरीके से। और सिल क्या होगा, जैसे सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा घर में रखा होता है, सिलबट्टा जिसमें आप चटनी वटनी पीसी जाती है, तो वो अगर वो ऐसे रखा हुआ है तो उसे बोलेंगे सिल। इस तरीके से याद रख लो। देखो यार कैसे भी याद रखो, याद रखना चाहिए, सिंपल बात है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सीधी बात। ओके नाउ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे होते हैं मेल्टल प्लूम। मेंटल प्लूम क्या है, बेसिकली कभी कभार क्या होता है, हमने देखा आउटर कोर में भी लिक्विड फॉर्म में है मैग्मा लावा। सो कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कुछ कुछ जगह पर जहाँ ये प्रेशर बहुत तेज हो जाता है। जब ये प्रेशर बहुत तेज होता है तो यहाँ से धरती फाड़ के, लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर सब कुछ फाड़ के ये बाहर को आता है, ठीक है, मैग्मा। सो क्योंकि टेम्परेचर हाई था और लावा बेसिक था, इसीलिए सो यहाँ पर क्या बन जाता है, शील्ड वॉल्केनोज बन जाते हैं, ठीक है। और इनका कोई टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज कोई वास्ता नहीं होता मेंटल प्लूम्स का। एग्जांपल जैसे हैं आइसलैंड कैसे बना, एजोर्स आइलैंड है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, हवाई आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, फिर अफर आइलैंड जो है मेडागास्कर के बीच में, वो सब जो बने हैं ये सब आइलैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ फिर हाँ एक क्वेश्चन आप देखोगे कि गीज़र और ये सब क्या है। जैसे सपोज करो मैग्मा आसपास ही कहीं है, क्योंकि धरती तो अंदर से गर्म है, ठीक है, आप जानते हो। वहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे अंदर तक होल्स बन चुके हैं, ठीक है, ये वेंट है और ये सब जगह वगह कुछ बन गई है, ठीक है, रॉक्स के बीच में से जगह बनी है, ये आसपास रॉक्स है। यहाँ पर पानी भरा हुआ था, ठीक है, जैसे सपोज करो ये पूरा पानी भरा हुआ था। अब मैग्मा आसपास होगा या कुछ भी है तो यहाँ पर क्या होगा, स्टीम बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टीम प्रेशर बनेगा, ठीक, ग्राउंड वाटर था पूरे रॉक्स से, तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये जो मान लो अगर ये कुछ कुछ ऐसे वेंट खाली रह गए तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से स्टीम बनेगा, तो बाद में इरप्शन होगा। तो इसे कहते हैं गीज़र पूरा प्रोसेस को। और इस एग्जांपल क्या है, ओल्ड फेथफुल गीज़र येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में मिलता है, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आज हम 3 बार पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ गलत मत करना, यूएसए में मिलता है, चौथी बार पढ़ लिया आप। बट कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे वेंट नहीं है, ऐसे वेंट नहीं है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा पानी, ठीक है। सो हम कभी कभार देखते हैं गर्म पानी मिल रहा है, गर्म पानी का नेचुरल सोर्स है कोई लेक में, सही है, अलग अलग जगह पर, तो यहाँ पर ऐसे स्टीम की तरह नहीं बाहर आएगा, वो हल्का सा गर्म पानी रहेगा, उसे कहते हैं येलो हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। तो गीज़र में क्या होता है, पानी भी होता है और गैस भी होती है। हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, गैस नहीं होती, सिर्फ पानी होता है। वहीं एक और टर्म होता है जिसमें फ्यूमरोल्स कहते हैं, क्रीम रोल नहीं है, याद रखना, फ्यूमरोल। फ्यूमरोल में गैस होती है सिर्फ, पानी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, काटमी वोल्केनो, काटमई काटमई वोल्केनो, ठीक है, कहाँ पर है, अलास्का यूएसए में है।
इस वॉल्केनो को हम वॉल्केनो वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स भी कहते हैं, याद रखना। सो येलोस्टोन नेशनल पार्क हो गया, रशिया का डोलिना गिजरोव हो गया, चिले में एल टैथियो हो गया, न्यूजीलैंड का ताउपो हो गया, आइसलैंड का बहुत सारे हैं, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी हो गया जिसे माउंटेन ऑफ फायर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली गीजर्स के एग्जांपल है, बेसिकली इंडोनेशिया में ये सब गीजर उधर पाए जाते हैं, तो याद रखना। अब रॉक्स के पार्ट, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अभी बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपने कवर कर लिया होगा, इग्नियस क्या होता है, कैसे बनता है, सेडिमेंट्री कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक कैसे बनता है, ठीक है। इसमें कुछ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने लायक था नहीं। बाकी आपको ये डायग्राम थोड़ा देख लेना, एनसीईआरटी से मैंने बनाया था, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अच्छी खासी रहती है। इसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स का जो भी प्रोसेस है बनने का, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं। कभी कभार क्या होगा, यहाँ से प्रेशर लग रहा था और यहाँ से कन्वर्जेंस का प्रेशर जो लग रहा था वो बराबर प्रेशर लगा है, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल माउंटेन बनेगा। बट जब प्रेशर एक तरफ से ज़्यादा लग जाए, एक तरफ से कम लगे, तो एसिमेट्रिकल बनेगा, एक तरफ से झुकाव होगा। वो प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा होगा तो ओवरफोल्ड बन जाएगा, और ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा, रिकम्बेंट बन जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा तो ओवर थ्रस्ट बन जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा माउंटेन, इसे कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो ये, और ओवर थ्रस्ट वाले को हम नेपी भी बोलते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको याद रखना, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट, ओवर थ्रस्ट, नेपी, क्योंकि हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ ले, ठीक है, याद रखना। नाउ आइसोक्लिनर फोल्ड क्या होता है, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, इस तरीके से दब जाना, इसे कहता है आइसोक्लिनर फोल्ड, मतलब एक तरीके से समान रूप से, तो बराबर। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, जब ये दूर जा रहा था तो क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन एक हिस्सा धंस जाएगा, और जो ऊपर जो माउंटेन बनेगा उसको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, नीचे बोलेंगे वैली। इसका एग्जांपल क्या है, हॉर्स एंड ग्रेवन, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉजेस एंड रहीन रिवर, ठीक है, एग्जांपल्स है। इसको हम यूरोप में पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, अभी देखा, रेजिडुअल माउंटेन्स एंड डिसेक्टेड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि अरावलीज हो गया, देखा था हमने। प्लेट्यूज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ प्लेट्यू जो होगा, पठार होगा, वो से इंटर माउंटेन कहेंगे। पीडमोंट प्लेट्यू, जैसे कि पैटागोनिया प्लेट्यू, भी यहाँ पर क्या था, एंडीज था, एंडीज के बीच में क्या था, पैटागोनिया, बीच में क्या था, समुद्र था, ठीक है, हमने देखा था, याद है, ये सही क्या है, एंडीज है, ठीक है, ये क्या है, पैटागोनिया प्लेट्यू, ये क्या है, समुद्र, याद आ गया, स्पीडमेंट प्लेट्यू हो गया। वॉल्केनिक प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के एग्जांपल, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जैसे कि मेटाग्रासो, साउथ अमेरिका में, आउटलायर प्लेट्यू हो गया, टेक्टोनिक प्लेट्यू हो गया, डिसेक्टेड प्लेट्यू हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए आपको। प्लेन्स में भी स्ट्रक्चरल प्लेन हो गया, डिस्पोजिशनल प्लेन हो गए, ठीक है, इरोजनल प्लेन हो गए। अब इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। नो, अब यहाँ पर इसमें ऐसा इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बट कुछ बातें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। लैंडफॉर्म्स में, ठीक है, रिवर्स है, ठीक है, नदी है, मान लो ये पहाड़ था, ठीक है, मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ में हल्की हल्की कोई नदी बह रही है, धीरे धीरे क्या होगा, वो नदी पहाड़ को और काटेगी, और गहरा होगा, और गहरा होगा, बाद में क्या होगा, वो इस तरीके से बन जाएगा, तो ये पहाड़ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि ये पहाड़ कुछ ऐसा बन गया, इसे कहेंगे गॉर्ज, ठीक है। अब इस गॉर्ज को हमने क्या करा, और काटा, वो क्या बन जाएगा, वी शेप वैली बन जाएगा, साइड से ऐसे कट जाएगा तो वी शेप वैली बन जाएगा, ठीक है। इसी गॉर्ज को थोड़ा और काटेगा तो नीचे और डेप्थ में जाएगा तो कैन्यन कह लो, सीधी बात। ना इस कैन्यन को अगर मैं अपलिफ्ट कर दूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा को हटा दूँ तो वापस बन जाएगा वी शेप वैली, या फिर इस वी शेप वैली को मैं अपलिफ्ट कर दूँ, मतलब ये वी शेप वैली कुछ इस तरीके से था वैली, ठीक है, ये वी शेप हो गया। बट अगर मान लो ये वी शेप कुछ इस तरीके से हो, सेकंड, इस तरीके से हो, तो क्या मैं इसे वी शेप बोलूँगा, नहीं, इसको वापस गॉर्ज बोलेंगे या कैन्यन बोल सकते हैं, ठीक है, सीधी बात। नाउ जस्ट सपोज करो कोई ये हार्ड रॉक है, ऊपर पत्थर, हार्ड पत्थर है, यहाँ से पानी आ रहा है, नीचे सॉफ्ट पत्थर है, सॉफ्ट अगर रॉक है ये कुछ इस तरीके से होगा पहले, ठीक है, ये पानी बह रहा है, इस पानी ने जो हार्ड वाला था उसे छोड़ के सॉफ्ट वाले को काटना शुरू करा, अभी सॉफ्ट वाला इतना बचा है और इसको ऐसे काट ही रहा है नीचे तक, तो यहाँ से जो पानी अब नीचे कट रहा है, नीचे को आ रहा है, उसे बोलेंगे वाटरफॉल, और नीचे जो काटना शुरू करा, गहराई शुरू करी, उसे बोलेंगे पूल, प्लंज पूल, PLUNG, प्लंज पूल। और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर पानी गड्ढा कर दे एक ही जगह, जैसे किसी ने कटोरी रख दी हो, उसको बोलेंगे पॉट होल्स, ठीक है। बट इसी हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक वाले कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से करें, हार्ड रॉक भी है, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड है, तो उसको बोलते हैं कैटरैक्ट्स। यहाँ पर पानी ऐसे आता है आराम आराम से, आराम आराम से, यहाँ पर वाटरफॉल में ऐसे डायरेक्ट गिर रहा है, दोनों में अंतर है। एंड अगर यही थोड़ा लिटरल हो, ठीक है, कैसा, हार्ड रॉक था, सॉफ्ट था, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट वाले को काटता रहा, हार्ड वाला हार्ड रॉक है,
इसको बोलेंगे रैपिड्स, ठीक है। ना ये सारे जो फीचर्स हैं वो इरोजनल है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, इसे पेनी प्लेन और पेडी प्लेन्स भी आ जाते हैं। ये जो फीचर्स हैं ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर से पानी मिट्टी लेके आया तो एलुवियल फैंस बन जाते हैं, कोन्स बन जाते हैं, ठीक है। समुद्र के आस वो नदी के आसपास आप देखोगे ऐसे मिट्टी के टीले बन जाते हैं, उसे लीवीज कहते हैं, ठीक है। साथ साथ जो बाढ़ वाले मैदान बन जाते हैं जहाँ रेत जमा हो जाता है, फ्लड प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। फिर पानी ऐसे काटता है, ऐसे नदियाँ आप देखा होगा बिहार साइड में गंगा ऐसे आती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, इरोजन और डिपोजिशन दोनों फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि अब पानी है, ठीक है, ऐसे काट रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कुछ समय बाद थोड़ा और चलेगा, ठीक है। कुछ समय बाद वो एक हिस्सा ऐसा होगा, ऐसे टकरा जाएगा, ठीक है। जो हिस्सा ऐसे टकराएगा तो पानी यहाँ से क्या होगा, अभी ऐसे रिवर्स मारने लगा, ऐसे यहीं से जाने लगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स मारने लगा पानी, तो ये हिस्सा अलग कट जाएगा, तो ये बन जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक या हॉर्सशू लेक। जब हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे तो बिहार में एक रामसर साइट ऐसी भी है, यूपी में एक रामसर साइट ऐसी भी है जो कि ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। और ये PYQ आ चुका है RO में, और ये PYQ आ चुका है UPPCS में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एस्चुरीज भी बनती है, पानी समुद्र में डायरेक्ट चला गया, ठीक है, ये आसपास का हिस्सा था, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है, तो उसे बोलेंगे एस्चुरीज। बट वहीं पानी ने अगर डेल्टा बनाना स्टार्ट करा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। गंगा डेल्टा आपने देखा होगा, ठीक है। वही जो नर्मदा है वो एस्चुरी बनाती है। फिर रिवर पायरेसी क्या होता है, मैं आपको एक 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 ये देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ आपको। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको फिर से समझाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार देखो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मैंने इसको जानबूझ के नोट्स में लिखा था। इसे स्टीम कैप्चर, रिवर कैप्चर या स्टीम पायरेसी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इसे, तो एक बार प्लीज़ पढ़ना रिवर पायरेसी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। एक रिवर थी, ठीक है, उस रिवर पर किसी और रिवर ने कब्जा कर लिया, इस तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। रिवर पायरेसी ये होती है, ठीक है। पायरेसी शब्द क्या आया है, मतलब किसी पर अटैक करना, पायरेट से आया है, तो ऐसा समझ जाओ। अब इसी में हमने देखा नदी है, नदी में क्या होगा, कभी कभार क्या होगा, नदी एक तरफ काट रही है, एक तरफ इरोजन कर रही है, तो दूसरी तरफ क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी। सो जहाँ नदी ने काटना शुरू करा उसे बोलेंगे कट बैंक्स, CUTBANKS। और यहाँ से नदी क्या करेगी, ऐसे घूमना स्टार्ट करती है। और जहाँ उसने डिपोजिशन करा उसे बोलेंगे पॉइंट बैंक्स, पॉइंट बार्स, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, नदी में पानी कम रह जाता है, तो जस्ट सपोज करो जो नदी में पानी पहले इतना था, आराम से पूरे में नदी में पानी पानी होता था, अब पानी नहीं है, तो अब क्या होगा, पानी कम है, तो ऐसे नदी ये पानी इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, अंदर अंदर चल रहा है उसे अपने एरिया में, बट बहुत कम पानी है, इसे बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। ये बेसिकली डिपोजिशनल फीचर हो सकता है, ठीक है, याद रखना। नाउ सो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी फीचर जो है वो डिपोजिशनल है या फिर इरोजनल है, वो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। नाउ इसके अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न है, आप यहाँ से डायग्राम्स याद रख लेना कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है, उसके एग्जांपल्स जो हो सकते हैं वो सब आपको इसी में दिए गए हैं, ठीक है। नाउ सेम कॉन्सेप्ट है, लैंडफॉर्म जो होंगे वो आपको सीज में समुद्र में कैसे मिलेंगे, तो आपको हेडलैंड मिलेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो भी लैंडफॉर्म है अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि वो लैंडफॉर्म कैसे हैं। सबसे बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, एक लैंडफॉर्म खोलो, ठीक है, उस लैंडफॉर्म की इमेज गूगल करो, क्लिफ सीधे डालो, क्लिफ इमेजेस, हेडलैंड इमेजेस डालो, सी नॉच इमेज डालो, सी आर्च इमेज डालो, वो आपको याद हो जाएगा, वो आपको इमेजिन होने लगेगा, वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर कोस्ट लाइन्स के साथ साथ हो सकता है रिया कोस्ट लाइन। क्या होता है, कोई भी कोस्ट लाइन होती है, कभी कभी नदियाँ उसे इरोड कर देती है, तो उसे रिया कोस्ट लाइन कहते हैं। कहीं कहीं फजॉर्ड होता है, जैसे ग्लेशियल एक्शन होता है, तो उसे फजॉर्ड कोस्ट लाइन बोलते हैं। डलमेशियन कोस्ट लाइन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जैसे ये पहाड़ थे, किसी समय पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बट पानी का स्तर बढ़ गया, पानी इतना आ गया, तो आप देखोगे कभी कभार ऐसे पहाड़ जैसे टीले तो खड़े हैं बीच बीच में, तो यूगोस्लाविया के कोस्ट में आप देखोगे तो डेल्मेशियन आपको देखने मिलेंगे। अब इसको ऐसे यहीं मत छोड़ो, इसको इमेजिन करो, इमेजिन करने के लिए आप गूगल करो इसे, एक बार गूगल कर लोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा। फिर विंड्स अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, मशरूम रॉक्स, डोमोसिलिस हैं, होडोस जिसे कहते हैं, यार्डंग्स कहते हैं, जुजोंग्स कहते हैं, इंसलबर्ग कहते हैं, मेसास, ब्यूटस, ये सब है। फिर रिपल मार्क्स, सैंड ड्यून्स, बर्चांस, रिवर ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लोस, ठीक है, डिकेंटर बनते हैं। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो यार्डंग्स है, यार्डंग्स क्या कार्स्ट लैंडफॉर्म से बनने वाला एग्जाम्पल है या फिर वो रिवर लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सो आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो, मान लो आसपास पहाड़ है, पहाड़ से पानी आ रहा है और ये बीच में डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा। सो जो गड्ढा जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, पानी पिलाया, पानी पिलाया, पानी पिला दो मुझे, तो पानी जहाँ इकट्ठा हुआ उस रीजन को बोलेंगे पिलाया, ठीक है। उसके आसपास के जिस रीजन को बोलेंगे जहाँ प्रॉपर अच्छा सा गड्ढा है उसे बजा बोलेंगे, ठीक है। एंड जो पूरा रीजन है उसको बोल्सन बोलेंगे,
और जो पानी की लाइन्स जो आ रही हैं उसको बोलेंगे पीडमेंट, ठीक है। फिर कार्स्ट लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल होते हैं, केव हो गए, केव से आप याद करो, केवर ने याद करो, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइन, ओवालास, पोलजे, ये प्रॉपर पूछता है आपसे, ठीक है, टर्म क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा। स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टैलेग्माइट हो गया, ये आपको याद रखोगे, ठीक है। ग्लेशियल इरोजन प्लेटफॉर्म्स, सो बेसिकली नाम सब आपको यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ तो इसे रट लो। और सबसे बेस्ट तरीका है इमेजिन करो। इमेजिन करने के लिए आपको इमेज देखनी पड़ेगी, इमेज देखने के लिए आपको गूगल करना ही पड़ेगा। बस एक बार गूगल कर लेना आराम से, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना लिथोस्फीयर एसोनोस्फीयर का पूरा हिस्सा, जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा हिस्सा, ठीक है। और इसके बाद सेकंड वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी को ऊपर से देख लेंगे, देन वी विल मूव टू ओशियोनोग्राफी। फिर से बता रहा हूँ, ये कोई क्लासेस की वीडियो नहीं है। जिसको क्लासेस में दिक्कत है, जिसको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा, जिसका पहली बार पढ़ रहा है, उसको क्लास देखनी ही पड़ेगी। इट इज़ जस्ट ये कि मतलब कि मेरे नोट्स से आपको खुद के नोट्स ना बनाने पड़े, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। पहले मेरा प्लान ये भी करने का नहीं था, मैं ऑडियो नोट्स के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बट बिकॉज आप सबने पूछा, आप सबकी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने इसको नोट्स से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, ठीक है, जिससे कि ये सब नोट्स आपके समझ में आ जाए और इससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। मैं नहीं चाहता कि फालतू में आपने 499 फीस भी दी है, उसके बावजूद आपको नोट्स खुद से बनाना पड़े, वो फिर मेरा वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होगा, आपका भी वेस्ट ऑफ मनी होगा, ठीक है। उससे बेटर है, ठीक है, कि आपने 499 फीस दी है तो आप इसको समझो कि आपको नोट्स बनाने नहीं है, आपको नोट्स को, मेरे नोट्स को याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरे नोट्स बनाने जाओगे तो आपको पूर्वावलोकन छाटनी पड़ेगी, आप अलग अलग लूसेंट छाटनी पड़ेगी, एनसीईआरटी छाटनी पड़ेगी, जीसी लियोंग छाटनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ कुछ मेरे जब पहले ऑप्शनल था शुरुआती तौर में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब उसकी नॉलेज भी आपको चाहिए, तो इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। महेश बंडवाल की किताब आती है, वो भी है इसमें इंक्लूड, जो लैंडफॉर्म्स हैं वो सब वहाँ से उठाए गए हैं, ठीक है। एक एक चीज़ अलग अलग जगह से है, तो उसको करने से बेटर है आप मेन नोट्स अच्छे से कर लो। आई होप कि जो भी नोट्स का बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझ में आ गया, किस तरीके से बने हैं। कल हम ओशियोनोग्राफी कल हम क्लाइमेटोलॉजी कवर कर लेंगे, देन हम ओशियोनोग्राफी कवर कर लेंगे। फिर एक आध दिन का ब्रेक रहेगा आपका, जहाँ पर मैं रामसर साइट्स और ये सब डेटा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट का जो भी डेटा था वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से रट्टा मारो, खत्म करो उसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।